नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए विज्ञान विषय जो है हमारा, उसका कंप्लीट कोर्स हम आपको 5 पार्ट में जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है दूसरा। इससे पहले इसी वीडियो का हमने पार्ट नंबर पहला देखा था। यदि इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको अवश्य देख लीजिएगा। उसमें स्टार्टिंग में बहुत सी मैंने चीज़ें जो है वो कवर कर दी हैं। तो आज हम देखेंगे उसके आगे पार्ट नंबर 2। और कंप्लीट प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर, प्लेलिस्ट में सभी जगह आपको मिल जाएंगी। यदि ना मिले तो फेसबुक पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट करके भी मांग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा धातु कर्म से। धातु कर्म थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से जो है वो समझिएगा। धातु कर्म, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि धातु कर्म होता क्या है। तो आप क्या कहेंगे, जो आपका अयस्क होता है, मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया था, अलग अलग धातुएं होती हैं, उनके अयस्क होते हैं। तो अयस्क जो होते हैं उन्हीं से हम शुद्ध करके उन्हें, जो उनसे है उनको धातु के रूप में जो है वो प्राप्त करते हैं, या कह सकते हैं अयस्कों से जो है ही हमें धातु प्राप्त होती है, पर अलग अलग प्रोसीजर्स होकर गुजरती है। तो धातु कर्म की अगर बात करें तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो क्रिया होती है, शॉर्ट में मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ एरो बनाकर, ये जो क्रिया होती है अयस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया, उसी को हम धातु कर्म के नाम से जानते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने अलग अलग धातु, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कॉपर, सबके अयस्क बता दिए थे। वहां से प्रश्न बहुविकल्पीय में बहुत पूछा जाता है। अब बात करते हैं धातु कर्म के अंतर्गत अलग अलग पॉइंट। तो सबसे पहले आपका पॉइंट आएगा पिसे हुए अयस्क का सांद्रण। पिसे अयस्क का सांद्रण, ये जितनी भी हेडिंग है इनको तो आपको हर हाल में दिमाग में रखना है, क्योंकि हेडिंग वाइज ही आप किसी भी टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सांद्रण। ये क्या होता है? सांद्रण होता है आपका जब आप जो अयस्क होता है, इससे अशुद्धियाँ जो होती हैं उसको अलग करते हैं। अयस्क से अशुद्धियों को अलग करना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सांद्रण कहलाता है। समझ गए आप? तो पिसे हुए अयस्क का सांद्रण जो है आपका अलग अलग विधियों से होता है। कौन कौन सी? जैसे कि आप कहेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और कौन सी होती है विधि? तो आप क्या कहेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय और पृथक्करण विधि। और कौन सी होती है? तो आप कहेंगे फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि। अब देखिए, केवल और केवल ध्यान से समझिए ये होती क्या क्या है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि की बात करें तो आप क्या कहेंगे, जो पिसा हुआ अयस्क होता है, हेडिंग ही देख रहे हैं, तो पिसे हुए अयस्क को पानी के बहाव से धोएं। तो आपका क्या होगा, अगर हल्की अशुद्धि होगी तो पानी के साथ बह जाएगी, और जो भारी अशुद्धि होगी वो बैठ जाएगी। तो इस प्रकार से आप पिसे हुए अयस्क का सांद्रण करके जो है, आप जो धातु कर्म का जो पहला चरण होता है उसमें अयस्क को शुद्ध कर सकते हैं। कैसे? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ये विधि किस पर लागू होगी? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जब जो भी आप अशुद्धि को अलग करना चाहते हैं वो आपकी क्या हो, हल्की हो। क्योंकि जब हल्की होगी तभी तो वो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के अंतर्गत पानी के साथ बह जाएगी और भारी अयस्क बैठ जाएगा। तो आप गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या कह सकते हैं, पिसे ये पिसा हुआ जो अयस्क है उसको पानी के बहाव से धोया जाता है। किसमें? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में। अब बात करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या है, जब आपकी जो अशुद्धि है वो किसकी हो, लोहे की हो, तो आप क्या करेंगे, लोहा लटकाएंगे, उसमें सारी जो भी अशुद्धि है, यानी चुंबक लटकाएंगे, जो भी लोहे वाली अशुद्धि होगी उसमें चिपक जाएगी, और आपका इस प्रकार से भी आप अलग कर सकते हैं। ये सारे सभी नहीं आप अप्लाई करेंगे, ये पर्टिकुलर किस प्रकार की आपकी अशुद्धि है उसको देखते हुए आप अप्लाई करेंगे। विधि अलग अलग है,
रीयूज तो आप अपनी अशुद्धि के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तीसरी आपकी होती है फेन प्लवन विधि। देखिए सारी चीजें आपने समझ ली हैं। फेन प्लवन विधि का चित्र के साथ आपको समझना है, ये सारी चीजें मैं इसलिए रब कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि धातु कर्म जो होता है, अयस्क से धातु को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वो होती है। अब धातु से अयस्क को आप ऐसे तो नहीं प्राप्त कर लेंगे, उसके लिए अलग अलग चरणों से गुजरेंगे। तो सबसे पहला चरण होता है पिसा हुआ अयस्क का सांद्रण। सांद्रण मतलब क्या होता है, अयस्क से अशुद्धियों को आप अलग करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। तो ये सभी तरीके हैं, 3 तरीके मैंने आपको बताए। पहला बता दिया पानी से बहाव से, दूसरा चुंबक से, और तीसरा है आपका फेन प्लवन विधि। अब फेन प्लवन विधि का चित्र आप अच्छे से समझ लीजिए तो आप आसानी से इसे जो है वो लिख लेंगे। देखिए फेन प्लवन विधि, क्या कोई भी विधि आपसे पूछी भी जा सकती है कि आप उसका सचित्र वर्णन जो है वो कीजिए, ये भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल विधि नहीं समझनी, उसके चित्र को भी अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर चित्र पूछा गया पर्टिकुलर तब तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं नीचे ये जो भरा हुआ है ये क्या है आपका, तो आप क्या कहेंगे, इसमें 3 चीजें हैं। एक आपका अयस्क है, एक आपका इसमें तेल है, और आपका इसमें जल है। अयस्क, तेल और जल है। अब और ये तीनों चीजें नहीं होती, ये एक प्रोसेस के तहत होता है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इस चित्र को हटा करके आपको एक्चुअल चित्र जो है वो दिखा देता हूँ, जो कि आपको पुस्तकों में देखने को मिलता है। तो ये जो है आपका चित्र है, इसको देखते हुए हम सारे जो प्रोसीजर होता है उसको समझते हैं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में भी आए। और चित्र यदि आप बनाने को आए आपके पेपर में कि अयस्क के सांद्रण की फेन प्लवन विधि लिखिए, तो आपको चित्र भी एज इट इज बनाना होगा। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि जो ये आपका तेल और जल का मिश्रण दे रखा है, तेल और जल के मिश्रण में जो सल्फाइड अयस्क होता है, कौन सा, सल्फाइड अयस्क। मुख्यतः यदि आपसे ये पूछा जाए कि किसके लिए यूज होती है ये विधि, तो सल्फाइड अयस्कों के लिए ही यूज होती है। और सल्फाइड जो अयस्क है इसको डालने पर क्या होता है, सल्फाइड अयस्क जो है वो कण, जो तेल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके द्वारा, और अयस्क जो है इसमें उपस्थित जो गैंग है, गैंग हम कहते हैं अशुद्धियों को, उसके कण जल द्वारा जो है वो भीग जाते हैं। पहला ये प्रोसीजर होता है। फिर आप क्या करते हैं, इसमें वायु प्रभावित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, यानी कि ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से अंदर जो है वो वायु भेजी जा रही है। तो वायु प्रवाहित करने पर अयस्क के जो सल्फाइड कण होते हैं, अयस्क के सल्फाइड कण जो होते हैं वो तैलीय झाग के साथ सतह पर आ जाते हैं। ये ऊपर आप सतह पर देख रहे हैं इस प्रकार से लेयर बनी हुई है, तो ये आपके इस प्रकार से ऊपर आ जाते हैं। और नीचे जो है, ये आप जो सबसे नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर अशुद्धियाँ जो है वो बैठ जाती हैं। और यहाँ पर जो तेल लिखा हुआ है, इसकी जगह कहीं कहीं आपको चीड़ का तेल भी लिखा देखने को मिलता है। मुख्यतः इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो हवा में बुलबुले या झाग बनाने में जो है ये मदद करते हैं। चीड़ का तेल हो गया, यूकेलिप्टस का तेल हो गया, वसा अम्ल हो गया, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी विधि थी। आई होप चित्र से आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर झाग के रूप में आपका अयस्क आपको प्राप्त हो जाता है और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, और इसमें जल और तेल, इस प्रकार से चित्र भी आप बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट जो विधि है उसकी तरफ। तो विधि ना होकर कहेंगे आप, अगला पॉइंट है। पहला हमने देखा था पिसे हुए अयस्क का सांद्रण, दूसरा आपका होगा निस्तापन। जो पिसे हुए अयस्क का सांद्रण था उसके अंतर्गत हमने 3 विधियां देखी। कौन कौन सी, रिवाइज में आपको करा देता हूँ। एक गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, एक चुंबकीय पृथक्करण विधि, और एक फेन प्लवन विधि। अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है जो कि है निस्तापन। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें सभी समझ में आ रही हो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो सभी लोगों का वीडियो पर बनता ही है। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया होगा तो अवश्य कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं निस्तापन की। तो सबसे पहले जानिए निस्तापन क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे, वायु जो है इसकी अनुपस्थिति में, यानी कि जो वायु है वो प्रेजेंस ना हो। सबसे ज़्यादा गौर इसी पर कीजिएगा, अनुपस्थिति, क्योंकि जो नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे उसमें वायु आपकी उपस्थित रहती है। अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में जो भी गलनांक है, वायु की अनुपस्थिति में
जो भी किसी भी पदार्थ को आप शुद्ध कर रहे हैं उसका जो गलनांक है उससे कम टेम्परेचर पर यानी कि कम ताप पर गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया जो है आपकी धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया। मेन बस आपको दिमाग में रखना है कि आखिर निस्तापन होता क्या है, क्योंकि प्रश्न जो आपसे आएगा तो डायरेक्ट यही पूछ लिया जाएगा कि अयस्क के सांद्रण में तो हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर पूछा जाएगा धातु कर्म में जो निस्तापन क्रिया होती है उसको बताइए। तो आप क्या कहेंगे, वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया आपकी निस्तापन कहलाती है। एक इसकी रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए, साइड में चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पी बी सी ओ थ्री, PbCO3 क्या होता है आपका, लेड कार्बोनेट होता है। Pb मतलब लेड और CO3 मतलब कार्बोनेट। तो जो लेड कार्बोनेट है इसे अगर आप गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये आपका टूट जाता है किसमें, PbO प्लस CO2 में। तो इस प्रकार से आपने देखा, जो नीचे मैंने लिखा था धातु ऑक्साइड, ये देखिए ऑक्साइड में ही चेंज हुआ, PbO, O तो ऑक्साइड ही है आपका, तो वही आपका जो नीचे लिखा उसी को एक रिएक्शन के जरिए भी आप दर्शा सकते हैं कि अगर लेड कार्बोनेट जो है इसको अगर आप निस्तापन की क्रिया में देख रहे हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। निस्तापन से एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसमें यूज होता है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक मफल भट्टी और एक आपका परावर्तनी भट्टी। देखिए मफल भट्टी और परावर्तनी भट्टी आपके कोर्स में है, तो आपसे डायरेक्ट सचित्र वर्णन भी पूछा जा सकता है, ये भी पूरे चांसेस हैं। और इसको अभी हम आगे देखेंगे क्योंकि अभी हम जो टॉपिक बात कर रहे हैं उसी को देखेंगे। सारी चीज़ें रब कर देते हैं, देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट जो कि आपका है भर्जन। अभी हमने देखा निस्तापन, भर्जन समझिए। यहाँ पर वायु की उपस्थिति होती है, अभी तक क्या चल रही थी, अनुपस्थिति, यहाँ पर प्रेजेंस वायु की होगी। तो आप क्या कहेंगे, भर्जन में वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर, गलनांक जैसे ऊपर हमने देखा था गलनांक से कम ताप पर, सेम यहाँ पर भी है, बस अंतर क्या है, यहाँ पर वायु की उपस्थिति है, वहाँ पर अनुपस्थिति यानी कि वायु की उपस्थिति नहीं थी। अब इसका भी एग्जाम्पल एक देख लीजिए, जैसे कि कॉपर सल्फाइड जो है प्लस O2 को आप गर्म करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर मैंने बताया ऊपर जैसे धातु ऑक्साइड में बदल जाता है, सेम यहाँ पर भी आपका हो जाएगा। तो कॉपर सल्फाइड किस में बदल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। यहाँ पर पूरी चीज़ लिख नहीं रहा हूँ मैं, तो आप समझ गए होंगे, उसी के जैसे ही है, मेन जो पॉइंट था वो मैंने वहाँ पर लिख दिया, कॉपर ऑक्साइड और प्लस SO2 यहाँ पर अलग हो जाएगा। एक रिएक्शन मैं सब में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे डायरेक्ट भर्जन पूछा जा सकता है क्या होता है, तो आपको लिखना होगा प्लस रिएक्शन के जरिए उसे दर्शाना भी होगा, क्योंकि जब आप ये लिखेंगे तभी आपको और ज़्यादा अच्छे अंक मिलने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट चौथा जो कि है प्रगलन। टोटल 5 ही होते हैं, इस चीज़ को भी यहाँ पर अपने दिमाग में रखिए, 5 होते हैं, चौथा हम देख रहे हैं प्रगलन। अभी तक हम कौन कौन से देख चुके हैं, सबसे पहले हमने देखा पिसे हुए अयस्क का सांद्रण, फिर हमने देखा निस्तापन, फिर हमने देखा भर्जन, फिर हमने देखा प्रगलन। अब प्रगलन में हम क्या देखेंगे कि जो अशुद्धियां हैं जो अगलनीय है, जो गलती नहीं है, प्रगलन में वर्ड ही आ रहा है गलन, यानी कि कुछ ऐसी भी तो अशुद्धियां होंगी जो नहीं गलेंगी, तो उसको हम कहाँ पर ले जाएंगे, उसको हम इस प्रोसेस में जब गुजारते हैं, यानी कि अगलनीय अशुद्धियां, अगलनीय अशुद्धियां, इनको गर्म करके क्या आप गला सकते हैं, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जब वो अगलनीय हैं तो आप कैसे उन्हें गला देंगे, क्योंकि मैंने तो पहले ही कह दिया अगलनीय मतलब वो गल नहीं रही है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में आप इसमें कुछ मिलाते हैं जिससे क्या होता है, उसका जो गलनांक होता है वो गिर जाता है और फिर वो गलने लायक हो जाती हैं।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें उचित गालक या कोक जो है वो मिलाते हैं। इससे क्या होता है, जो आपकी अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं उसे हम गलनीय जो है वो बना सकते हैं। बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगलनीय अशुद्धियाँ जो है उनको गलनीय बनाकर प्रगलन में दूर किया जाता है। देखते हैं अपना लास्ट इसी का पॉइंट पांचवा, जो है धातु का शोधन। धातु का शोधन। अब धातु का जो शोधन है ये दो टाइप से होता है, या दो टाइप से ना कह करके आप ये कह सकते हैं कि विधि से होता है। कौन सी विधि? विद्युत अपघटनी विधि से होता है। विद्युत अपघटनी विधि। अब इसको आपको पता होना चाहिए ये क्या पूरा प्रोसीजर होता है। यहाँ तक केवल हमारा ये जो अभी तक धातु कर्म जो है वो चल रहा था वो यहाँ तक समाप्त हो गया, पांचवें पॉइंट तक। तो इस प्रकार से आप अयस्क से जो है वो धातु को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस नए टॉपिक की तरफ, जो कि आपका विद्युत अपघटनी विधि। एक और वर्ड होता है सिंटरन, वो भी आप जान लीजिए क्या सिंटरन। ये क्या होता है? तो छोटे छोटे कणों को बड़े कणों में बदलना जो है वो सिंटरन जो है वो कहलाता है। एक लाइन का ध्यान रखिएगा। रब करते हैं, बात करते हैं विद्युत अपघटनी विधि की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका चित्र और इसके माध्यम से चीजों को हम समझते हैं। विद्युत अपघटन विधि या विद्युत अपघटनी करके भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो ये आपका चित्र है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है सबसे पहले तो कैथोड पर, एक आपकी छड़ कैथोड की होगी और एक छड़ आपकी एनोड की होगी। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दोनों जुड़ी हुई हैं ये बैटरी के माध्यम, या जैसे यहाँ पर कुंजी को दर्शाया गया, आप यहाँ पर चाहें तो बैटरी भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर क्या देना है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। पूरा मैं प्रोसीजर बताऊंगा, पहले आपको चित्र पर ध्यान देना है। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है, तो आप इसको इस समय ना समझिए, ना आप, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये अपद्रव्य या एनोड पंख, इसको भी आप काट दीजिए। ये जब आप किसी पर्टिकुलर को जब अलग करते हैं तब ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। और ये जो CO2 प्लस और दुनियादारी लिखी है इसको हटा दीजिए। इतने क्यों, केवल आप समझिए कि एक टैंक है जिसमें एक कैथोड की छड़ है और एक एनोड की है, और दोनों ही आपकी बैटरी के माध्यम से जुड़ी हुई है। दूसरी चीज आप ये समझिए, जो कैथोड की छड़ है ये आपकी शुद्ध छड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो एनोड है ये आपकी अशुद्ध छड़ है। अब समझिए इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। बैटरी लगी हुई है तो आप ये ना कहिएगा कि बिजली कहाँ से आ गई, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे सबसे पहले। अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो आपका एनोड है, यहाँ पर जो प्लस लिखा हुआ एनोड में, एनोड से आयन निकल कर ये जो विलयन भरा हुआ है अंदर, इसमें आने लगते हैं। एनोड से आयन निकल करके विलयन में आने लगते हैं। ये होगा आपका पहला प्रोसीजर। फिर आप क्या कहेंगे, आगे क्या होता है, विलयन जो है एनोड से विलयन में तो आए, फिर आगे आपका विलयन से निकलकर ये आपके कैथोड जो है दूसरी वाली जिसको हमने शुद्ध लिखा है, विलयन से निकलकर कैथोड जो है इस पर शुद्ध धातु के रूप में जमा होते हैं। बस इतना पूरा जो है वो प्रोसीजर है। शुद्ध धातु आप से समझ गए होंगे कि अशुद्ध वो है, ये शुद्ध है क्योंकि इसी पर शुद्ध पर धातु पर जमा हो रहे हैं, उससे भी आपको ध्यान रखना है। बस इतना सा प्रोसीजर होता है। चित्र में आप बाकी ये साइड की चीज़ें ना लिखकर इसी प्रकार से जो टैंक बना करके उसमें कैथोड एनोड को दर्शा करके चित्र बना सकते हैं। आपसे विद्युत अपघटन विधि डायरेक्ट जो है वो पूछी जा सकती है। बात करते हैं, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पिग आयरन। इसको समझिए ये क्या होता है। पिग आयरन को हमको एक लाइन में याद रखना है कि जो वात्या भट्टी होती है आपकी, वात्या भट्टी, इससे प्राप्त होने वाला जो लोहा होता है, वात्या भट्टी से प्राप्त होने वाला जो लोहा होता है, इसी को हम पिग आयरन कहते हैं।
तो डेफिनेशन आएगी तो आप आसानी से अब लिख सकते हैं ना कि वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा। मैंने आपको बताया था ना वात्या भट्टी परावर्तनी भट्टी, वो मैं आपको भी बता दूंगा उसका चित्र कैसा क्या होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। पर अभी जानिए केवल वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। पिग आयरन की विशेषता ये भी है कि इसमें 93% जो है वो लोहा और 4% जो है वो कार्बन, और बाकी बचे जो अन्य परसेंटेज हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, अन्य अशुद्धियां या शेष अन्य अशुद्धियां। तो आपने क्या देखा कि इसमें जो अशुद्धियां हैं पिग आयरन में, ये बहुत कम प्रतिशत मात्रा में है। 93% आपका लोहा है, 4% मात्र कार्बन है और बाकी जो अन्य अशुद्धियां हैं वो बहुत कम है। इसीलिए पिग आयरन की ये भी विशेषता होती है कि इसका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। गलनांक कम होने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है जब आप इसे गर्म करेंगे तो कम ही गर्म करेंगे और उतने में ये गल जाएगा, पिघल जाएगा। और गलनांक अधिक होने का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भी आप गर्म कर रहे हैं तो वो जल्दी नहीं पिघल रहा है। जैसे कि सूरज है, सूरज का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर गलनांक ना यूज़ करके आप ताप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी उस चीज़ को मैंने समझाने के लिए बोल दिया। तो गलनांक आपका इसका इसीलिए कम होता है क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ आप देख रहे हैं, शेष अन्य अशुद्धियाँ भी कम हैं इसलिए। अब एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है इसके यूज़ के संबंध में कि पिग आयरन जो है इसका यूज़ कहाँ होता है। तो आप कहेंगे विभिन्न प्रकार के पाइप बनाने में, या जो नहाने के टब होते हैं उनको बनाने में, या आप कहेंगे कूड़ादान बनाने आदि में। तो इस प्रकार के इसके यूज जो है वो होते हैं। और भी बहुत से होते हैं पर आपको गिने चुने याद रखने हैं ताकि अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए पिग आयरन तो एग्जाम्पल सहित जो है आप लिख सकें। सारी चीज़ों को आप करते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है कि आपका अधातु और धातु जो है इसमें डिफरेंस। अधातु और धातु, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि बहुत पूछा जाता है अधातु धातु में अंतर। तो सबसे पहले अगर बात करें अधातु की तो आप क्या कहेंगे कि ये आपके पारदर्शी भी होते हैं, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ पारदर्शी भी होते हैं, अपारदर्शी भी होते हैं और उसके साथ साथ पारभासी भी होते हैं। तो ये सभी गुण पाए जाते हैं अधातुओं में। पर अगर बात करें अगर धातु के बारे में तो आप क्या कहेंगे, ये आपके अपारदर्शी जो है वो होते हैं। दूसरा अंतर क्या होगा, दूसरा अंतर ये होगा कि जो आपके अधातु होते हैं इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके अम्लीय होते हैं। और धातुओं की बात करें तो इसके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। 2 पॉइंट हो गए, याद भी करते चलिए साथ में। ये होते हैं आपके अम्लीय, ये होते हैं क्षारीय। आ से अधातु, आ से अम्लीय, इस टाइप से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये अधातु जो है आपके ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड और गैस यानी कि गैस, तीनों ही आपके अवस्था में पाए जाते हैं। कौन, अधातु। बात करें अगर धातुओं की तो ये आपका ठोस अवस्था में पाए जाते हैं केवल और केवल पारे को छोड़कर। पारे को छोड़कर ये आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और अधातुएं ये आपकी तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो आपके अधातु होते हैं इनका अगर गलनांक की बात करें तो आप क्या कहेंगे, गलनांक कम होता है। अब धातु आप देख रहे हैं ठोस ही होते हैं तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि इनका गलनांक उच्च होता है और घनत्व भी इसी के संबंध में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अधातु जो है आपका
दो को छोड़कर, कौन कौन सी, एक ग्रेफाइट और एक कार्बन। तो ग्रेफाइट और कार्बन के अतिरिक्त जो अधातुएं होती हैं ये कुचालक होती हैं। और धातुओं की बात करें तो ये आपकी सभी जो है वो सुचालक होती हैं। सुचालक क्या होता है? जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सके। कुचालक क्या होता है? जिनमें ना हो सके। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जो लकड़ी होती है उसमें एक साइड से आप विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या दूसरी साइड आएगी? आप कहीं नहीं आएगी, तो वो कुचालक है। समझ गए आप एग्जाम्पल से? नीचे जगह तो स्पेस भर गई है, तो मैं यहीं पर बोल के थोड़ा थोड़ा छोटे फॉर्म में लिख देता हूँ कि जो आपकी धातुएं होती हैं ये आपकी आघात वर्धनीयता का गुण और तन्यता का गुण दोनों इसमें पाया जाता है। और अगर बात करें अधातुएं की तो ये भंगुर होती हैं। अब इसको समझिए क्या होता है। तन्यता, तन्यता होता है जब आप किसी धातु को पीटें, या कह सकते हैं उसको तार के रूप में आप खींच के बढ़ा सकते हैं। और भंगुर का गुण ये होता है कि जब आप पीटे तो वो टूट जाए। तो अधातुएं आपकी भंगुर होती हैं, जबकि धातुएं जो है वो तन्यता का गुण या आघात वर्ध जो है उसका गुण इसमें पाया जाता है। अच्छा, ये सभी जो मैंने गुण देखे वो तो मैंने आपको बताया भौतिक के गुणों के आधार पर। ये सब किसके आधार पर है? भौतिक गुणों के आधार पर। कुछ रासायनिक गुण भी आप उनको समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब की मैं धातु इधर को लिख देता हूँ, अधातु इस साइड लिख देता हूँ। वैसे सीरियल यही होता है, उस टाइम मैंने लिख दिया था फिर हटाया नहीं था। तो धातुओं में अगर बात करें रासायनिक गुण के आधार पर, तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। और लाल जो लिटमस पेपर होता है इसको ये नीला कर देते हैं। अधातुओं की बात करें तो इनके ऑक्साइड जो है वो प्रायः अम्लीय होते हैं। और ये जो नीला लिटमस पेपर होता है इसको लाल कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रासायनिक गुण के आधार पर। ज़्यादा ना याद रखिए, एक पॉइंट और मैं बता रहा हूँ उसको और ध्यान रखिएगा। धातुएं जो है आपकी जलीय जो विलयन होता है, जलीय विलयन में धनात्मक आयन जो है वो देती हैं। और अगर बात करें अधातुओं की तो ये आपके जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे? ये धनात्मक है तो ये ऋण आयन यानी कि ऋणात्मक आयन भी आप कह सकते हैं या ऋण आयन भी कह सकते हैं। तो बस दो पॉइंट ध्यान रखिए, इतने काफ़ी हैं। बाकी आप जब आएगा तो भौतिक गुणों के आधार पर करके अलग लिख सकते हैं, रासायनिक गुण के आधार पर अलग लिख सकते हैं। रफ करते हैं इसको सारी चीज़ें, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। और ये हमारा जो टॉपिक होगा लास्ट होगा, धातुओं को संक्षारण से बचाना। इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें हैं, उन सभी को हम इसमें देख लेंगे। फिर आगे की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में जो है वो देखेंगे। ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे, क्योंकि पहला वाला वीडियो मैंने थोड़ा सा लेंदी इसलिए कर दिया था ताकि आगे के जो पार्ट हैं वो थोड़े थोड़े छोटे हो जाएं। बाकी 5 पार्ट हैं, 5 में आसानी से हो जाएगा आपका कोर्स, धातुओं को संक्षारण से बचाना। बस आप अपना कार्य करते रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार पेपर की आखिरी तारीख तक जो है वो जुटा रहूं। और कोशिश कीजिए जब शाम के 8 बजे टाइमिंग लाइव फिक्स है तो लाइव आकर वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए। और यदि आप जो कमेंट हैं, चैट है, उसको नहीं पढ़ना चाहते तो चैट को ऑफ करके देखिए, तो ताकि आपको और ज़्यादा मजा आए इस सेशन से जो है वो जुड़ने में। बात करते हैं, चलिए अब हम हमारे टॉपिक की, धातु को संचरण से बचाना। अच्छा, एक चीज़ ये भी मैं बता देता हूँ कि कुछ लोग कह रहे थे सोशल साइंस को कराने को, तो हम एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे। साइंस जो है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर सोशल साइंस का फास्ट रिवीजन, जैसे ये देख रहे हैं पूरा कोर्स, हम सोशल साइंस का भी देख लेंगे। तो उसको लेकर आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, मेरी पूरी जिम्मेदारी है, पूरी तरीके से सारी चीज़ें मैं ख़त्म कराऊंगा। देखते हैं धातुओं को संक्षारण, संक्षारण क्या होता है इसको समझिए, यानी कि नष्ट होने से बचाना। आप देखते हैं लोहा वगैरह होते हैं, क्या होते हैं उनमें जंग लग जाती है तो वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो आप उसे नष्ट होने से कैसे कैसे बचा सकते हैं? तो सबसे पहला तरीका होता है पेंट जो है उसका लेप लगाकर। आप देखते हैं नॉर्मल, आप देखते हैं कि यही किया जाता है, पेंट चढ़ लगा दिया जाता है। कोई भी लोहे का, लोहे की खिड़की हो गई या जाल हो गया, ये इस टाइप की चीज़ें, दरवाज़ा लोहे का हो गया, उस पर पेंट लगा लिया जाता है ताकि क्या हो, धातुओं को संक्षारण से आप
बचा सकें। ये हो गया पहला। अब देखिए, जब यही चीज आपसे लघु में पूछी जाए तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें पॉइंट भी लिख दीजिएगा कि इस प्रकार से लगाकर इस प्रकार से जो है वो सारी चीजें प्रोसीजर। मैं यहाँ पर केवल आपको रिवीजन करा रहा हूँ तो पॉइंट बता रहा हूँ। दूसरा है ग्रीस या तेल लगाकर, ये भी आप इस प्रकार से भी इसे बचा सकते हैं धातुओं को संक्षारण से। तीसरा आप क्या कहेंगे? गैल्वोनीकरण। गैल्वोनीकरण, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो नाम है धातु चढ़ाकर। धातु को चढ़ाकर। अब इस प्रोसेस को समझ लीजिए, ये होता क्या है। जो आपका पिघला हुआ जस्ता होता है, पिघला हुआ जस्ता, पिघला हुआ जो जस्ता होता है, इसमें डुबोकर इस्पात या लोहे के ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है, धातु की परत चढ़ाई जाती है, वही आपकी प्रक्रिया जो है वो गैल्वोनीकरण कहलाती है। अच्छा, ये गैल्वोनीकरण जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है इसका यसद लेपन। अच्छा, आपको देखने को यही मिलता है पर पता होना चाहिए आपको। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एक लाइन में अगर आपको लिखना हो तो आप कहेंगे गैल्वोनीकरण एक धातु कार्मिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे को, किसको? इस्पात या लोहे जो है इसके ऊपर पिघला हुआ जस्ता कह सकते हैं या जस्ते की परत कह सकते हैं, चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होता है, जो धातु है उसका क्षरण, विशेषता जंग लगने से जो है वो रुक जाता है। तो इसे हम गैल्वोनीकरण कहते हैं। तीन देख लिए, चौथा बताते हैं। चौथा होता है आपका विद्युत लेपन। विद्युत लेपन, विद्युत लेपन को एक और नाम से हम जानते हैं, वो नाम है आपका इलेक्ट्रो प्लेटिंग। विद्युत लेपन को हम क्या नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रो प्लेटिंग। अब समझते हैं इसको, इलेक्ट्रो प्लेटिंग क्या होता है। तो देखिए, क्रोमियम या टिन, इसकी इलेक्ट्रो प्लेटिंग जो है इसके अंतर्गत होती है। तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि विद्युत लेपन की जो डेफिनेशन है उसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर जो लेपन करने की विधि होती है उसे हम विद्युत लेपन के नाम से जानते हैं। किसे? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की जो विधि है उसे हम विद्युत लेपन कहते हैं। मुख्यतः आप देखेंगे तो लोहा जो या लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उसको संक्षारण से बचाने के लिए और या चमक के लिए उन पर तांबे, निकिल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। किसका किसका? तांबे, निकिल या क्रोमियम का। तो ये तो नॉर्मल आप लिख सकते हैं। इसके एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कि जो एल्यूमिनियम होता है इसके ऊपर अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो परत जम जाए तो उससे क्या होता है, उसकी चमक नष्ट हो जाती है। इसके लिए हम विद्युत लेपन का सहारा लेते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन जो है वो किया जाता है ताकि चमक जो है वो बरकरार रहे। तो ये आपका एक एग्जाम्पल के तौर पर भी आप लिख सकते हैं। बाकी तो मैंने विद्युत लेपन आपको साधारण सी भाषा में समझा दिया। तो ये हमने देखे चार बचाने के, यानी कि धातुओं को संक्षारण से बचाना। पांचवा हमारा लास्ट और है, और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा जो कि है आपका मिश्र धातु बनाकर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न 2019 में सबसे लेटेस्ट में पूछा गया था। और मिश्र धातु बनाकर भी आप धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। मिश्र धातु बनाने का मतलब क्या होता है, मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है, तो आप कहेंगे धातुएं और ज़्यादा कठोर हो जाती हैं ताकि वो नष्ट होने से बच जाती हैं। इसके अंदर से प्रश्न पूछा जाता है कि जो धातुएं हैं वो किस किस से मिलकर बनी है। कोई भी मिश्र धातु है, जैसे कि स्टील में यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप कहेंगे लोहा और कार्बन। लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है आपका स्टील। अब लोहे और कार्बन के मिश्रण, और आप सभी जानते हैं कि स्टील में जंग नहीं लगती है और स्टील के बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं। तो ध्यान अवश्य रखिएगा, स्टील लोहा और कार्बन का मिश्रण जो है वो होता है।
आप चाहें तो थोड़ा सा इसे ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। स्टील के बर्तन आप देखते हैं जो ज़्यादा चमकते हैं, उनमें हमें क्या नज़र आती है, हमारी शकल नज़र आती है। आप कहेंगे आती है, बिल्कुल आती है। शा से एस हो जाएगा, का जो है इससे के हो जाएगा, एल जो है इससे एल हो जाएगा, एच से आपका स्टील हो जाएगा, के से आपका कार्बन हो जाएगा, एल से आपका लोहा हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ट्रिक आपके जो दिमाग में बैठ जाती है वो आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करती है, क्योंकि जब एक साथ प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्टील के बर्तन होते हैं, बर्तन में शक्ल दिखती है, शक्ल से एस जो है उससे स्टील, के से कार्बन, एल से लोहा। देखते हैं हमारी नेक्स्ट मिश्र धातु। इसको मैं सारी चीज़ें रब कर देता हूँ। नेक्स्ट है आपकी पीतल, और शायद मैंने यही पहले से पार्ट जो था उसमें मैंने पूछी थी। तो पीतल आपका किससे मिलकर बना होता है? आपका तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता से जो है आपका मिलकर पीतल जो है वो बना होता है। और आप जानते हैं कि पीतल के भी बर्तन होते हैं, तो पता होना चाहिए आपको पीतल के भी बर्तन होते हैं, क्योंकि यूज़ भी आपसे हो सकता हो, कभी पूछ लिया जाए। अच्छा, जिसके भी घर में बड़े लोग होंगे, थोड़ा बुजुर्ग लोग होंगे, वो आप देखते हैं कि पीतल का जो लोटा होता है, पीतल का लोटा आपने देखा होता है, उसमें क्या करते हैं, पानी या जल जो है वो पीते हैं। उससे क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि वो अच्छा होता है। पर आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो पीतल में आप पानी रख देते हैं वो जो है आपका ताज़ा बना रहता है, वैसे भी ताज़ा बना रहता है। तो आप बस इस टाइप की छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो पीतल का बर्तन, जैसे आपसे पीतल पूछा जाएगा उसको, उससे आपको याद रखना है ताज़ा। ता से आपका तांबा हो जाएगा, जा से जस्ता हो जाएगा। छोटी सी ट्रिक है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पीतल। एक और होती है आपकी कांसा। यही तीन मुख्यतः पूछी जाती हैं। कांसा की बात करें तो ये आपका तांबा और टिन से जो है मिलकर बना होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कांसा का क्या क्या होता है। तो आप कहेंगे कांसे के सिक्के होते हैं, नॉर्मली सिक्के नहीं, वैसे आप कह सकते हैं कांसे के सिक्के भी होते हैं, और मेडल वगैरह भी कांसे के जो है वो बनाए जाते हैं। सभी की नहीं बात की जा रही, पर्टिकुलर की उसका इसमें यूज किया जाता है। अब कांसा जो है, तो कांसे को आप ट्रिक से कैसे जोड़ेंगे? जैसे कि आप चाकू से कोई चीज काटते हैं तो कांसे से भी काट सकते हैं, मजबूत होता है, सिक्के बनाए जा रहे हैं, मेडल बनाए जा रहे हैं। तो बस काटना वर्ड आपको याद रखना है, काटता, का टा, बस इतना याद रखेंगे। आप याद रख सकते हैं का से आपका कांसा हो जाएगा, टा जो है इससे टिन हो जाएगा, और जो ता है इससे तांबा हो जाएगा। छोटी सी ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ से अगर कोई प्रश्न आएगा किसी भी प्रकार से तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसके अलावा ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपसे मिश्र धातु की डेफिनेशन पूछ ली जाए। तो आप क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है, तो ये धातुएं आपकी मिल जाती हैं परस्पर और एक समांग मिश्रण बनाती है। उसी को हम मिश्र धातुओं के नाम से जानते हैं। तो विशेष क्या है यहाँ पर ध्यान रखने वाला, कि निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है। ऐसा नहीं कि जितना भी बनाया, तो वो आपका इसलिए एक समांग मिश्रण जो है वो प्राप्त होता है। तो डेफिनेशन भी आप आसानी से लिख सकते हैं। सारी चीज़ें हमारी इस पार्ट की समाप्त हुई। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि मेंडलीव जो है उसकी आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, आप कह सकते हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें आपको बताना है कि कितने जो है आपके वर्ग होते हैं और कितने जो है वो आपके आवर्त होते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। समय वही रहेगा हमारा शाम 8 बजे, और एक समय सुबह 11 बजे भी है, उसमें भी हम जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप आकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो अच्छे अच्छे हैं आपसे कोई भी मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। उसके साथ साथ बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी आप
जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।